क्या आप भी एक सप्लायर हैं और आपके भी पैसे अक्सर कर समय से नहीं मिलते हैं उन लोगों से जिनको आप अपना माल या सर्विसेज सप्लाई करते हैं? तो आज का ये वीडियो दोस्तों आपके लिए है, क्योंकि इनकम टैक्स में एक ऐसा सेक्शन आ गया है जिसके बाद आपको आपका पैसा समय से मिलने लगेगा। और अगर आपको आपका पैसा समय से नहीं मिलेगा तो ऐसे में जो लोग आपका पैसा नहीं दे रहे हैं उनको इनकम टैक्स में काफी दिक्कत होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, आप एक अकाउंटेंट हैं या आप एक बिजनेसमैन हैं, तो आज का ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। वीडियो को स्किप भी मत करिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इनकम टैक्स में आए एक नए सेक्शन के बारे में, जिसकी वजह से एमएसएमई वाले जितने भी बिजनेस हैं उनको वहां पर उनका पेमेंट टाइम से मिलने लग जाएगा। और ऐसे में अगर उनको ये पेमेंट टाइम से नहीं मिलता है तो इनकम टैक्स में बायर्स के ऊपर एक काफी अच्छी खासी इनकम टैक्स लाइबिलिटी आने वाली है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूं सेक्शन 43B(H) के बारे में, जो कि एप्लीकेबल हो गया है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए। तो अगर आप फाइनेंशियल ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए किसी का ऑडिट कर रहे हैं, या आप वहां पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं, या इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप वहां पर कोई भी कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इस सेक्शन को कंसीडर करना मत भूलिएगा। आइए आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट, समझते हैं सेक्शन 43B(H) में एग्जैक्टली क्या चीजें कवर की गई हैं। हेलो एवरीवन, मैं सी विकास शर्मा आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं आपके लिए इसी तरह की इंफॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोस लेकर आता रहता हूं। दोस्तों, वीडियो में मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखाना चाहूंगा। मेरे जितने भी वीडियोस यूट्यूब पर आते हैं वो सब आप लोग देखते हैं, उनको लाइक भी करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आप इस चार्ट को देखेंगे देन यू विल सी, जितने लोगों ने देखा है उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। आप वीडियोस देखते हैं, आपको वीडियो अच्छे भी लगते हैं और मैं आपके लिए इसी तरह के अपडेटेड कंटेंट्स लेकर आता रहता हूं। तो ऐसे में प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मोटिवेशंस मिलता है और मैं इसी तरह के अपडेटेड इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपके लिए लेकर आता रहता हूं। आइए आज का टॉपिक करते हैं स्टार्ट, समझते हैं सेक्शन 43B(H) के बारे में। दोस्तों, यहां आप देख सकते हैं सेक्शन 43B(H) के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि बेसिकली एमएसएमई से रिलेटेड है। अभी रिसेंटली फेब मार्च के मंथ में आपने बहुत सारे कंटेंट इस तरह के देखे होंगे, न्यूज में आर्टिकल्स देखे होंगे। एमएसएमई को अगर पेमेंट नहीं होती है समय से तो आपके ऊपर मुसीबत आ सकती है, आपको इनकम टैक्स में बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ सकता है, आपके एक्सपेंसेस डिसअलाउड हो सकते हैं। तो आज का हमारा वीडियो उसी से रिलेटेड है, जो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं दोस्तों एमएसएमई में जो एक्चुअली में टाइप ऑफ एंटरप्राइजेस होते हैं वो आपको कितने तरह के देखने को मिलते हैं। तो एमएसएमई का जो मीनिंग है वो यही है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो ये जो एमएसएमई आप देख रहे हैं ये एक्चुअली में एम स्टैंड्स फॉर माइक्रो, देन एस स्टैंड्स फॉर स्मॉल एंड नेक्स्ट एम इज स्टैंड्स फॉर मीडियम। तो यहाँ पर माइक्रो, स्मॉल और मीडियम तीन तरह के यहाँ पर कैटेगराइजेशन बनाए गए हैं एमएसएमई के अंदर। अब ये एमएसएमई क्या है, बेसिकली जितने भी हमारे बिजनेसेस हैं उन बिजनेसेस को बेसिकली यहाँ पर इन्होंने तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट इज माइक्रो, सेकेंड वन इज स्मॉल एंड थर्ड वन इज मीडियम। दोस्तों, आज हम इस डेफिनेशन में नहीं जा रहे हैं कि माइक्रो बनने के लिए आपका क्या क्राइटेरिया होता है, मीडियम के लिए क्या क्राइटेरिया है और स्मॉल का क्या पैरामीटर है, क्योंकि वो सब एमएसएमई एक्ट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। हमारा आज का टॉपिक ये नहीं है कि माइक्रो बनने के लिए क्या कंडीशंस और क्या पैरामीटर्स दिए गए हैं। हम तो बस आज ये समझना चाहते हैं कि इनकम टैक्स में जो एमएसएमई से रिलेटेड अपडेट आया है वो एग्जैक्टली क्या है। तो एंटरप्राइजेस के टाइप्स के बाद मैं आपको अगर एक और चीज बताऊं तो एमएसएमई में, जो कि आजकल उद्यम आधार के नाम से जाना जाता है, उसमें जो एक्टिविटीज के कोड हैं वो बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइडेड किए गए हैं। एक है एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग और दूसरी जो एक्टिविटी दी गई है दैट इज कॉल्ड सर्विसेज। देयर इज नो स्कोप इन द एमएसएमई फॉर अ ट्रेडर। अगर आप एक ट्रेडर हैं, मतलब आप केवल ट्रेडिंग करते हैं, देयर इज नो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी एंड देयर इज नो सर्विस, तो आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब आपको उद्यम आधार नहीं दिया जा सकता है। उद्यम आधार केवल दो ही लोगों को मिलता है, एक वो लोग जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं और दूसरे वो लोग जो सर्विसेज कैटेगरी में इन्वॉल्व हैं। इफ यू आर एन ट्रेडर देन भूल जाइए, आप एमएसएमई में कवर्ड नहीं होते हैं।
अब यहाँ पर समस्या आती है कि आप ये कैसे पहचानेंगे कि आप मैन्युफैक्चर हैं या आप सर्विस वाले हैं, आप ये कैसे पहचानेंगे कि आप माइक्रो हैं, स्मॉल हैं या मीडियम है। तो ये आपको पहचानने की जरूरत नहीं है दोस्तों। जब आप अपना उद्यम आधार अप्लाई करते हैं, वहां पर जब आप उनके क्वेश्चंस के आंसर करते हैं, इनपुट्स एंटर करते हैं, तो वो अपने आप ऑन द बेसिस ऑफ द पैरामीटर्स जो उन्होंने सेट किए हुए हैं उसके हिसाब से आपका कैटेगराइजेशन दे दिया जाता है। तो जब आपको उद्यम आधार मिल जाता है वो आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। जब आप अपने उद्यम आधार में यहां पर चेक करेंगे टाइप ऑफ एंटरप्राइजेस, तो यहां आपको देखने को मिलेगा मीडियम। हो सकता है आपके केस में स्मॉल दिखे, हो सकता है आपके केस में माइक्रो दिखे, बट स्टिल आप यहां से चेक कर सकते हैं। और उसके जस्ट नीचे जब आप देखेंगे मेजर एक्टिविटी में, तो यहां पर आपको लिखा मिलेगा या तो मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस। ट्रेडर कभी भी आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा क्योंकि ट्रेडर के लिए उद्यम आधार नहीं होता है। तो या तो आप यहां माइक्रो रहेंगे या मीडियम रहेंगे या आप स्मॉल रहेंगे, और मेजर एक्टिविटी में आपका जो स्टेटस रहेगा या तो सर्विस रहेगा या मैन्युफैक्चरिंग ही रहेगा। अब इस बेसिस पर आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि मैं क्या हूं, मैं माइक्रो हूं, स्मॉल हूं या मीडियम हूं, मैं मैन्युफैक्चरर हूं या सर्विस हूं। तो जब आप ये डिसाइड कर लेते कि मैं क्या हूं, तो अब आपके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि इनकम टैक्स में आपके पास क्या अधिकार हैं, आप कहां कहां पर चीजों का फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर एक बात समझिएगा, जो भी मैं प्रोविजन आपको कराने जा रहा हूं वो यहां दो लोगों के बीच के डिस्कशंस की बात है। एक है यहां पर बायर जिसने आपसे माल खरीदा या जिसने आपसे सर्विस खरीदी, और दूसरा है सप्लायर। सप्लायर का मतलब मैं यहां पर रख रहा हूं आपको जिसने एक्चुअली में माल बेचा है या जिसने एक्चुअली में सर्विस प्रोवाइड की है। तो ये जो सेक्शन आया है दोस्तों इनकम टैक्स में, सेक्शन 43BH, ये एक्चुअली में जो आया है वो सप्लायर के इंटरेस्ट में या सप्लायर के बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से आया है। एज एन सप्लायर जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को सप्लाई करते हैं या जब आप उसको सर्विसेज देते हैं तो वो आपकी पेमेंट समय से नहीं देता है, तो ऐसे में आपको नुकसान होता है। तो आपके बेनिफिट के लिए ये सेक्शन आया है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप एक सप्लायर हैं एज ए MSME, तो भी आपके लिए वीडियो काम का है, क्योंकि आप इस वीडियो के बाद ये जान पाएंगे कि किस तरह से आप अपने बायर को, जिसको आपने माल बेचा है, उसको आप समझा सकते हैं कि भैया टाइम से पेमेंट दे दो ताकि इनकम टैक्स में तुम्हें दिक्कत ना आए। तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, और अगर आप एक बायर हैं तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है वीडियो, क्योंकि आपको भी ये जानना जरूरी है कि अगर आपने उस व्यक्ति की पेमेंट नहीं करी जो कि MSME में रजिस्टर्ड है, जिसके पास उद्यम आधार है, तो आपके लिए इनकम टैक्स में मुसीबत है, क्योंकि आपका वो खर्चा इनकम टैक्स में अलाउ नहीं होगा, आपको इंटरेस्ट की भी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ऐसे में दोनों ही लोग, आप दोनों ही लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप दोनों के लिए ही ये वीडियो जरूरी है। लेकिन पूरे डिस्कशन में आप प्लीज इस बात को याद रखिएगा कि आप कौन हैं, आप सप्लायर हैं या बायर हैं। क्योंकि मेरे पास अक्सर एक क्वेश्चन आया था, सर मैं बायर हूं और मैं MSME में रजिस्टर्ड हूं, मेरे ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा या नहीं। तो मैं पूरे वीडियो में आगे बढ़ूं इससे पहले ही आंसर कर देना चाहता हूं, अगर बायर मेरे से ये सवाल पूछ रहा है कि मैं MSME में रजिस्टर्ड हूं या नहीं, मैं MSME में रजिस्टर्ड हूं, मेरे ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा या नहीं, तो आपका क्वेश्चन ही गलत है दोस्तों। एज एन बायर अगर आप MSME में रजिस्टर्ड हैं या आप MSME में रजिस्टर्ड नहीं हैं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि जिससे आपने माल खरीदा वो MSME में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर वो MSME में रजिस्टर्ड है देन यस, ये सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा, और वो MSME में रजिस्टर्ड नहीं है तो आपके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। सिमिलरली सप्लायर आर आस्किंग द सेम क्वेश्चन, सर जिसको मैं माल बेच रहा हूं वो MSME में रजिस्टर्ड है, बताइए ये सेक्शन मेरे बेनिफिट में है या नहीं। देन आई सेड मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि आपने जिसको माल बेचा वो रजिस्टर्ड है या नहीं, मुझे फर्क ये पड़ता है आप रजिस्टर्ड हो या नहीं। तो प्लीज इस बात को दिमाग में रखिएगा, अक्सर कर यही चीजें कंफ्यूजन्स बनकर सामने आ जाती हैं। देखिएगा दोस्तों सेक्शन एक्चुअली में है क्या, इनकम टैक्स में क्या ऐसा आ गया, क्या ऐसा बवाल हो गया जिसकी वजह से ये सब कुछ उथल पुथल हो गई ये चीजें। तो दोस्तों सेक्शन 43BH है इनकम टैक्स में, जो ये कहता है notwithstanding anything contained in any other provision of this act। इसका मतलब इनकम टैक्स एक्ट में जो लिखा है सब बकवास है, अब जो हम कहेंगे वो काम का है। क्या? डिडक्शन अदरवाइज अलाउएबल अंडर दिस एक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ,
ये एक नया क्लॉज इन्होंने डाल दिया, एच क्लॉज है बेसिकली। इसमें इन्होंने क्या लिखा, एनी सम पेबल बाय द असेसी, अगर कोई भी सम पेबल है असेसी के द्वारा टू माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस। सो सबसे पहले तो समझ लीजिए माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस की बात हो रही है। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया एमएसएमई में 3 आते हैं, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम। अब लॉ क्या कह रहा है, लॉ ये कह रहा है कि अगर कोई अमाउंट पेबल है असेसी के द्वारा टू माइक्रो और स्मॉल, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मीडियम। इसका मतलब लॉ यहीं पर क्लियर है कि अगर आप किसी मीडियम एंटरप्राइजेस के साथ डीलिंग कर रहे हैं और आप उसकी पेमेंट डिले करेंगे तो आपके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। दोस्तों लॉ बड़ा क्लियरली कह रहा है, अगर आप एसएससी हैं, आपने किसी को पैसे देने हैं और जिसको पैसे देने हैं वो माइक्रो है या वो स्मॉल है, बियॉन्ड द टाइम लिमिट, आप उसको पेमेंट देते हैं बियॉन्ड द टाइम लिमिट। टाइम लिमिट पर मैं अभी 10 मिनट बाद बात करूंगा आपसे, टाइम लिमिट क्या दी गई है लॉ के हिसाब से। तो अगर आप एक एसएससी हैं और आप किसी माइक्रो या स्मॉल को पेमेंट करते हैं बियॉन्ड द टाइम लिमिट, टाइम लिमिट के बाद पेमेंट करते हैं। टाइम लिमिट कहां स्पेसिफाइड की गई है, इन द सेक्शन 15 ऑफ द एमएसएमई एक्ट। तो जो हमारा एमएसएमई एक्ट है उसका एक सेक्शन नंबर 15 है, उसके अंदर ये लिमिट लिखी गई है कितने टाइम में आप पेमेंट कर सकते हैं। तो उस टाइम लिमिट के अलावा, टाइम लिमिट के बाहर जाकर अगर आप उसको पेमेंट करते हैं, इन दैट केस वो एक्सपेंस आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, देन दैट एक्सपेंस शैल बी डिसअलाउड, वो आपको इनकम टैक्स में अलाउ नहीं करेंगे। इसका मतलब ये समझिए, मेरे को फाइनेंशियल ईयर, मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 23-24 में किसी ऐसे व्यक्ति के 10 लाख रुपए देने थे जो कि एक्चुअली में एमएसएमई में रजिस्टर्ड है और वो माइक्रो कैटेगरी में आता है। अब मैं अगर उसके 10 लाख रुपए ड्यू डेट के अंदर नहीं देता हूं जो कि सेक्शन 15 में लिखी गई है एमएसएमई एक्ट की, तो क्या होगा, इनकम टैक्स कहता है ये 10 लाख रुपए हम आपके डिसअलाउ कर देंगे। इसका मतलब जो खर्चा आपने हमसे पी&एल में क्लेम किया होगा ये कहते हुए कि ये मेरा खर्चा है, हम उस खर्चे को खर्चा नहीं मानेंगे और वो डिसअलाउ कर दिया जाएगा एट द टाइम ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम। सर ऐसे तो ये मेरे को दिक्कत हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा, इसका मतलब ये सेक्शन मेरे अगेंस्ट है। द आंसर इज यस। अगर आप एक एसएससी हैं और आप एमएसएमई की पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो ये सेक्शन आपके लिए नुकसानदायक बनेगा। वेयर एज जो एमएसएमई सप्लायर है जिसने आपको सप्लाई दी थी उसके इंटरेस्ट में है ये सेक्शन, क्योंकि अब इस सेक्शन के बाद आप उसको पेमेंट टाइम से करोगे। अगर आप नहीं करोगे तो इनकम टैक्स आपके इस खर्चे को खर्चा नहीं मानेगा। सर क्या ये खर्चा कभी भी खर्चा नहीं माना जाएगा? ऐसा नहीं है दोस्त, ये खर्चा बनेगा। सरकार कह रही है जिस दिन आप इसे एक्चुअली में असलियत में पे कर दोगे उस दिन हम इसे खर्चा मान लेंगे। इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आपने खर्चा बुक किया, पेमेंट नहीं करी, डिसअलाउ कर देंगे। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आप इसकी पेमेंट कर दोगे, हम इसे अलाउ कर देंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको जिंदगी भर के लिए नुकसान हो जाएगा। जिस साल पेमेंट करोगे उस साल आप इसे रिक्लेम कर लेना, मतलब आप एक्सपेंस की तरह से इसे क्लेम कर लेना, आप बेनिफिट इसका ले सकते हो। तो अगला क्लॉज इन्होंने यहां पर लिखा हुआ है, एंड शैल बी अलाउड इन कंप्यूटिंग द इनकम। इस खर्चे को हम खर्चा मान लेंगे, अलाउ कर देंगे जब आपकी इनकम कंप्यूट कर रहे होंगे, ऑफ दैट प्रीवियस ईयर इन विच सच सम इज एक्चुअली पेड बाय हिम। इसका मतलब ये आपका खर्चा बन जाएगा उस साल में जब आप इसे एक्चुअली में पे कर दोगे। तो मेरे एग्जांपल के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 23-24 में डिसअलाउ हो जाएगा, and when I paid in the financial year 24-25 then it will be allowed in the same year। I hope यहां तक मेरी बात क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं दोस्तों टाइम लिमिट है कितनी। टाइम लिमिट के लिए इनकम टैक्स ने कुछ बोला नहीं है कि मुझे कितने टाइम में पेमेंट करनी है। इनकम टैक्स कहता है सेक्शन 15 एमएसएमई एक्ट में जाके देख लो कि कितना टाइम आपको मिलता है। तो अब हम चले गए सेक्शन 15 एमएसएमई एक्ट में ये देखने के लिए कि कितना टाइम मिला है भाई हमें। तो वहां पर निकल के आई दो बातें। पहली बात ये निकल के आई कि अगर आपका अग्रीमेंट हुआ है उस व्यक्ति के साथ इन राइटिंग, राइटिंग कैसी भी हो सकती है, ईमेल पर हो सकती है, व्हाट्सएप पर हो सकती है, कागज पर हो सकती है, टेलीफोन पर हो सकती है, बट इन राइटिंग इफ देयर इज एन एग्रीमेंट
अग्रीमेंट का मतलब उसमें लिखा हुआ है कि मुझे कितने दिन के अंदर आपको पेमेंट करनी है। तो उस केस में इनकम टैक्स क्या कहता है समझिए, मैक्सिमम पीरियड दैट इज अलाउड अंडर द एमएसएमई एक्ट फॉर द पेमेंट टू बी मेड इज 45 डेज। इनकम टैक्स एमएसएमई एक्ट कहता है कि 45 दिन के अंदर अंदर आप उसे पेमेंट कर देंगे। 45 दिन कहां से, फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स और रिसीट और सर्विस इफ नो ऑब्जेक्शन आर मेड विद इन 15 डेज फ्रॉम द सच डेट। इसका मतलब जिस दिन आपने अपना माल सप्लाई किया उसके 15 दिन तक अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया तो 45 दिन के अंदर अंदर आपको पेमेंट देनी है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। सर 1 जनवरी 2024 को माल मिल गया, अब 15 दिन तक ग्रेस पीरियड चलेगा। 15 दिन का मतलब यह है कि हम 15 दिन देखेंगे कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं आ रहा है, कहीं क्वालिटी में कोई खराबी तो नहीं है, कहीं कोई डिफेक्ट तो नहीं है, उसके हिसाब से 15 दिन आपको दिए 15 जनवरी तक। अगर ऑब्जेक्शन आ गया देन उसके बाद जब तक वो ऑब्जेक्शन खत्म नहीं हो जाता तब तक चीजें ऐसे ही पड़ी रहेंगी। और अगर ऑब्जेक्शन क्लियर हो जाता है कि हाँ ठीक है सब कुछ सॉर्टेड है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो 1 जनवरी से लेकर 45 दिन जो कि 15 फरवरी को मोटे मोटे तौर पर खत्म होते हैं, तो 15 फरवरी तक आपको उसको पेमेंट करनी है। 15 फरवरी तक पेमेंट करनी है। 45 दिन का टाइम ये हो गया, लेकिन आगे लिखा है और अग्रीड डेट विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले हो जाए। इसका मतलब अगर आपके अग्रीमेंट में लिखा है 28 दिन का समय देंगे तो वहां 28 दिन वैलिडिटी है आपको पेमेंट करने के लिए। अगर अग्रीमेंट में लिखा है 90 दिन का क्रेडिट देंगे तो फिर वहां 45 दिन का समय मिलेगा आपको। और अगर अग्रीमेंट में लिखा है 40 दिन का समय देंगे तो 40 दिन का समय मिलेगा, फिर 45 दिन का आपको समय नहीं मिलेगा। तो सीधी सीधी बात यह है कि अगर अग्रीमेंट हुआ है तो अग्रीमेंट में जो दिन मिले हैं आपको और 45 दिन विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले खत्म हो जाए उतनी वैलिडिटी आपको मिल रही है पेमेंट करने के लिए। एंड अगेन वापस इनकम टैक्स पर आता हूं, अगर आप उतने दिनों में पेमेंट नहीं करते हैं इसका मतलब आपने सेक्शन 43BH को फॉलो नहीं किया है। और अगर आपने सेक्शन 43BH को फॉलो नहीं किया है इट मींस ये खर्चा आप अलाउ नहीं कर सकते हैं, ये आपके बुक्स में डिसअलाउ कर दिया जाएगा एट द टाइम ऑफ कंप्यूटिंग बिजनेस इनकम। अब बात करते हैं सर अगर मान लो हमारा अग्रीमेंट हुआ ही नहीं है, हमारा कोई रिटर्न अग्रीमेंट नहीं है कि कितने दिन में पेमेंट देनी है, तो फिर उस केस में क्या करोगे। उस केस में एमएसएमई एक्ट कहता है इफ नो ड्यू डेट इज अग्रीड इन राइटिंग देन यू विल अलाउ 15 डेज। तो आपको केवल 15 दिन मिलेंगे। तो जिस दिन माल सप्लाई हुआ, जिस दिन सर्विस डिलीवर की गई उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपको पेमेंट सेटल करनी है। उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपको पेमेंट सेटल करनी है। अगर नहीं कर पाते हो देन अगेन आपने सेक्शन 43BH को फॉलो नहीं किया है और अगेन डिसअलाउंसेस वहां पर हो जाएंगे आपके एक्सपेंसेस के। तो यहां पर फिर से सिंपल कंडीशन में बता दूं, एमएसएमई एक्ट आपको कहता है अगर अग्रीड है तो 45 दिन और अग्रीमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर, एंड अगर अग्रीड नहीं है तो 15 दिन। इतने दिनों के अंदर अंदर आपको पेमेंट करना है, अदरवाइज सेक्शन 43BH फॉलो नहीं होगा, एंड फॉलो नहीं होगा तो आपके एक्सपेंसेस को डिसअलाउ कर दिया जाएगा। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। दोस्तों यहां तक के जो सेक्शन पर मैंने आप लोगों के साथ बात करी, सिंपल इतना सा ही सेक्शन है जिसको एक्चुअली में काफी लोगों ने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। कुछ ऐसे आर्टिकल्स भी सामने निकल कर आए जिसमें लोगों ने कंफ्यूज करने की कोशिश करी, 2 करोड़ होगा 3 करोड़ होगा, इस तरह की बहुत सारी बातें निकल के आई। मुझे मालूम है ऐसी बातें अभी भी निकल के आएंगी। इवन इस वीडियो को अपलोड करने के बाद आप लोगों के भी मन में कई ऐसे सवाल उठकर आएंगे जो एक्चुअली मैं इस वीडियो में आंसर कर चुका हूं, लेकिन फिर भी आपके मन में एक सवाल की तरह से घूम रहे होंगे। तो मैंने क्या किया है, आपके मन में जो पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को एज एन FAQ मैंने इस वीडियो में इनकॉर्पोरेट कर लिया है। इसका मतलब आप ऐसे समझिए कि मैं पहले से पहले प्रिडिक्शन कर रहा हूं कि आपके मन में कौन कौन से सवाल आ सकते हैं, और उन सभी सवालों को मैंने एज ए FAQ यहां पर इंक्लूड कर लिया। अब मैं आपको वो FAQ दिखाऊंगा, उनके क्वेश्चंस हम देखेंगे क्या क्या चीजें हैं, देन उसके आंसर भी देखेंगे, ताकि आप अकॉर्डिंगली वहां पर एक जजमेंट्स क्रिएट कर पाएं, अकॉर्डिंगली आप अपने केसेस में उन्हें अप्लाई कर पाएं। तो पहला FAQ जो आप लोगों के मन में आएगा वो ये
कि सर अगर जो सप्लायर है वो ट्रेडर है और उसके पास एमएसएमई का भी रजिस्ट्रेशन है। पहली बात तो ये कि एक ट्रेडर को एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी अगर उसने ले लिया, बाय एनी चांस ले लिया, तो क्या वो इस सेक्शन में कवर होगा या नहीं होगा? सो द आंसर इज नो, वो इस सेक्शन में कवर नहीं होगा दोस्तों, बिकॉज क्लियरली सरकार ने सेक्शन में माइक्रो और स्मॉल को कवर करने की कोशिश की है, और एंटरप्राइजेस भी किस तरह के होने चाहिए? केवल मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस वाले। तो अगर आप ट्रेडर हैं, आप इस सेक्शन के कवरेज में नहीं आते हैं। मैं आपको अब सीधे तौर पर एक बात बताता हूं। मान लीजिए मैं अब जो आपसे बात कर रहा हूं, आप एक बायर हैं, आपने एक ऐसे व्यक्ति से माल खरीदा जो एक्चुअली में ट्रेडर है। अब आपने उसको अगर पेमेंट ड्यू डेट के अंदर नहीं करी, 45 दिन के अंदर नहीं करी, 15 दिन के अंदर नहीं करी, तो दोस्त आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे में सेक्शन 43BH एप्लीकेबल नहीं होता है। सेक्शन 43BH केवल तभी एप्लीकेबल होगा जब सप्लायर माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेस होगा, मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा। सो इफ द सप्लायर इज ओनली ट्रेडर, इवन दो उसके पास एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन है, तब भी आपके लिए टेंशन वाली बात नहीं है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्या ओपनिंग बैलेंस जो हमें किसी व्यक्ति का देना है, मान लीजिए मेरे पास एक पर्सन आया, उसका मुझे ओपनिंग बैलेंस देना था 12 लाख रुपए, और नाउ वो एमएसएमई में है, इसका मतलब वो माइक्रो है, और मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग में भी है, तो क्या इस ओपनिंग बैलेंस पर ये रूल एप्लीकेबल होगा, ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा? सो द आंसर इज नो, ये रूल ओपनिंग बैलेंस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। ये केवल और केवल उन नए ट्रांजैक्शंस पर एप्लीकेबल होगा जो आपने एग्जीक्यूट किए होंगे ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24 या उसके बाद। तो इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ही मैंने इस क्वेश्चन का आंसर दिया तो आपके मन में एक सवाल और उठ गया, सर मान लीजिए मुझे किसी के 12 लाख रुपए देने थे, मैंने उससे 10 लाख रुपए का माल और परचेस कर लिया, मैंने उसको 8 लाख रुपए की पेमेंट कर दी। अब ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये 8 लाख रुपए इस 12 लाख में से दिए हैं या इस 10 लाख में से दिए हैं? हम ये कैसे निकालें कि ये जो आपने 8 लाख रुपए दिए हैं पुराने दिए हैं या रनिंग वाले दिए हैं? तो दोस्तों इसका एक सिंपल तरीका बता देता हूं। अगर आप बिल टू बिल पेमेंट करते हैं, बिल टू बिल का मतलब एक बिल आया और उस पूरे बिल को आपने क्लियर कर दिया, तो फिर डेफिनेटली वो बिल क्लियर हुआ है, फिर पुराना बैलेंस क्लियर नहीं हुआ है। और अगर आप एडहॉक पेमेंट दे रहे हैं, एडहॉक का मतलब आप ये कह रहे हैं एक काम कर भाई 8 लाख रुपए ले जा, बाकी हिसाब किताब कर लेंगे, तो इसका मतलब फिर आपने फीफो दिया है। फीफो का मतलब आपने पहले पुराना वाला बैलेंस क्लियर किया है और फिर आपने नया वाला बैलेंस क्लियर किया है। तो इसका मतलब बड़ी सिंपल सी चीज है, अगर आप चाहते हैं आपके ओपनिंग बैलेंस पर ये प्रोविजन इंपैक्ट ना डाले, तो आप बिल टू बिल की पेमेंट कर दो, साफ सुथरे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप एक लमसम एडहॉक पेमेंट करते हो, तो फीफो मेथड अप्लाई करते हुए एक जजमेंट ले ली जाएगी, एंड अकॉर्डिंगली जो भी डिसअलाउंसेस निकलते होंगे एज एन बाय द ऑडिटर, वो निकाल दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो आपके मन में आ सकता है, सर क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल हो सकता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर को तो मैं परचेज बुक करता ही नहीं हूं, उसे तो मैं खर्चा बनाता ही नहीं हूं, वो तो सीधा मेरी बैलेंस शीट में जाकर बैठ जाती है। तो क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल हो सकता है? देखिए एज पर लॉ, अगर मैं लॉ के शब्दों को देखूं तो नहीं हो सकता, लेकिन डिपार्टमेंट का कुछ पता थोड़ी है भाई, डिपार्टमेंट कब क्या इंटरप्रिटेशन निकाल ले, ये तो सारा खेल इंटरप्रिटेशन का है ना। आप जैसा इंटरप्रेट करना चाहोगे आप वैसा इंटरप्रेट कर सकते हो। तो ऐसे में डिपार्टमेंट भविष्य में जाकर ये ग्राउंड ले सकता है कि भैया हमने खर्चों की बात करी थी ना, तो डेप्रिसिएशन भी तो खर्चा है, हम आपको डेप्रिसिएशन नहीं अलाउ कर रहे क्योंकि आपने पेमेंट टाइम से नहीं करी। एग्जाम्पल समझिए, मैंने किसी व्यक्ति से 10 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी। अब मशीन को तो मैंने खर्चा नहीं बनाया, लेकिन मशीन के ऊपर लगने वाले डेप्रिसिएशन को तो मैंने खर्चा डेफिनेटली बनाया है। तो डिपार्टमेंट ये भी तो कह सकता है ना कि साहब आपने क्योंकि उस मशीन की पेमेंट टाइम से नहीं करी थी, तो एमएसएमई वाले रूल प्रोविजन के हिसाब से हम ये डेप्रिसिएशन ही अलाउ नहीं करेंगे, आपको डिसअलाउ कर देते हैं। तो इसलिए यहां पर ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर पर एप्लीकेबल नहीं होगा, हो सकता है आज ना हो, लेकिन कल को इंटरप्रिटेशन डिपार्टमेंट अपने फेवर में जरूर ले सकता है।
तो क्वेश्चन ये है, वेदर द कैपिटल एक्सपेंडिचर सप्लाई ऑल्सो कवर्ड अंडर दिस सेक्शन? द आंसर इज नो। असेसिंग ऑफिसर मे टेक अ स्टैंड ऑफ डिसअलाउंसेस ऑफ डेप्रिसिएशन देयर ऑन इन लेटर पॉइंट ऑफ टाइम। हालांकि ये मेरा पर्सनल व्यू है, ऐसा नहीं है कि मैं डिपार्टमेंट की तरफ से कह रहा हूं, ये मेरा पर्सनल व्यू है कि भविष्य में डिपार्टमेंट ऐसा व्यू ले सकता है। क्लियर है यहां तक? अगला पॉइंट है जो आप एज ए क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है, सर मैं तो अपनी रिटर्न प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में भरता हूं, इसका मतलब मैं 44 एडी, 44 एडीए और 44 एई इन 3 सेक्शंस के अकॉर्डिंग मैं अपनी रिटर्न फाइल करता हूं। और आपको पता होगा सेक्शन 44 एडी, एडीए और एई अगर कोई फॉलो करता है तो उसके ऊपर सेक्शन 28 से लेकर सेक्शन 43 तक के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होते हैं। इसका मतलब उस पर जितने भी प्रोविजन है पीजीबीपी के वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं, और जब नहीं होते हैं तो बात ही खत्म हो गई। इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट करके अपनी इनकम टैक्स रिटर्न बना रहा है तो उसके ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। इट मींस अगर वो किसी एमएसएमई बंदे को पेमेंट टाइम से करे या ना करे उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये एक अच्छी खबर आपके लिए हो सकती है कि हाँ ठीक है सर, मैंने टाइम से पेमेंट नहीं करी थी लेकिन मैं तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में अपनी आईटीआर भरता हूं, तो मुझे टेंशन लेने की यहां पर कोई जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है, सर मेरे पास बहुत सारे सप्लायर्स हैं जिनसे मैं माल लेता हूं, वो मैन्युफैक्चरर हैं, वो सर्विस प्रोवाइडर हैं, मैं ये कैसे पता लगाऊं कि वो माइक्रो हैं, स्मॉल हैं या मीडियम हैं? मैं कैसे पता लगाऊं कि वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है भी या नहीं है? क्या मैं हर एक व्यक्ति से इंडिविजुअली जा जाकर पूछूं कि भाई बताओ तुम एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो या नहीं? सो द आंसर इज यस, आपको इंडिविजुअली ही पूछना पड़ेगा। आज की डेट में कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप गूगल पर किसी व्यक्ति का नाम डालें या किसी पोर्टल पर किसी व्यक्ति का नाम डालें और आपको पता चल जाए कि वो एमएसएमई में है या नहीं है। किसी ने ऐसा बोला कि सर पैन नंबर के थ्रू ट्रैक कर लेंगे, हम पैन नंबर से चेक कर सकते हैं क्या? देयर इज नो मैकेनिज्म। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहां कवर किया। इज देयर एनी फैसिलिटी of a pen based inquiry for finding MSME registration of the supplier on Udyam Aadhaar or other portal? There is no facility. As such, no facility is available. Such detail can be obtained from the inquiry from supplier. आपके पास अगर 1000 सप्लायर है ना दोस्तों, आपको उन 1000 से पूछना ही पड़ेगा कि भाई बताओ तुम एमएसएमई में हो या नहीं हो। हालांकि एक चैलेंज है इसमें बहुत बड़ा, मैंने 1000 सप्लायरों से पूछा, मुझे हो सकता है 200 लोग जवाब ही ना दें कि मैं हूं या नहीं हूं, तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में भैया आपको ये ग्राउंड स्टैंड लेना पड़ेगा कि वो एमएसएमई में नहीं है। आप सिंपल मेंशन करिए कि मैंने उससे पूछा, एक बार नहीं मैंने 2 बार पूछा, 2 बार नहीं 4 बार पूछा, लेकिन अगला बता के ही राजी नहीं है। जब अगला बता ही नहीं रहे तो आप क्या मानोगे कि ठीक है वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं है। ये आप अपना ग्राउंड ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों के मन में आ सकता है, सर क्या सभी सप्लायर कवर हो जाएंगे इस प्रोविजन में? सो अगेन केवल वही सप्लायर कवर होंगे जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं। सर एक सप्लायर है जिसके पैरामीटर माइक्रो वाले हैं, मीडियम वाले हैं, सॉरी माइक्रो वाले हैं या स्मॉल वाले हैं, मैन्युफैक्चरर भी है या सर्विस वाला भी है, लेकिन एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं है। मैं क्या करूं उसका? कुछ मत करो दोस्त, कोई टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि यहां पर केवल और केवल उन सप्लायरों को कवर किया गया है हु आर रजिस्टर्ड अंडर एमएसएमई एक्ट या उद्यम आधार में जो रजिस्टर्ड हैं। सो ओनली सप्लायर हु आर मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर एंड, वर्ड एंड है और नहीं है, एंड रजिस्टर्ड एज माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस विद उद्यम इज कवर्ड हेयर। तो वही लोग यहां पर कवर हैं, बाकी कोई भी कवर नहीं होगा। अगला जो सवाल आपके मन में आ सकता है, सर मैंने एक व्यक्ति से ट्रांजैक्शन करी लेट से 15 अप्रैल 2024 को, उस समय पर मैंने उसको पेमेंट टाइम से नहीं करी थी, फिर वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवा के ले आया 1 जून 2024 को एमएसएमई में। क्या मेरे 15 अप्रैल वाली ट्रांजैक्शन पर ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? सो द आंसर इज नहीं होगा। इसका मतलब इफेक्टिव डेट एप्लीकेबिलिटी की इस सेक्शन की उस दिन आएगी जिस दिन वो व्यक्ति रजिस्ट्रेशन लेगा। तो क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन 1 जून को हुआ है, आपने ट्रांजैक्शन 15 अप्रैल को की थी, आपके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता है।
क्लियर है हम यहां तक? नाउ देखिएगा इसका आंसर, व्हाट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डेट विद उद्यम एमएसएमई? सो प्रोविजन इज एप्लीकेबल ओनली फ्रॉम द डेट व्हेन सप्लायर इज रजिस्टर्ड एज माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो दोस्तों दीज आर सम क्वेश्चंस जो आप लोगों के माइंड में आ सकते थे प्रोबेबली। मैंने उन क्वेश्चंस को ही जस्ट एक आइडिया के बेसिस पर कि आपके मन में सवाल बन सकते हैं, मैंने उनको यहां पर आंसर करने की कोशिश की है। अब क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 24-25, हम जो फाइनेंशियल ईयर में काम कर रहे हैं 24-25 में कर रहे हैं, तो इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपके पास एक लीवरेज है, और वो लीवरेज ये है दोस्तों कि अगर मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति से इसी फाइनेंशियल ईयर में सर्विस ली, इसी फाइनेंशियल ईयर में आपने उससे माल लिया, और आप उसको 15 दिन 45 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करते हैं, आप उसको बाद में पेमेंट करते हैं, लेकिन इसी फाइनेंशियल ईयर में कर देते हैं, तो क्या आपके ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा? सो द आंसर इज नो। क्योंकि देखिए लॉ क्या कह गया, लॉ ने ये लिखा कि आपको ये खर्चा डिसअलाउ कर देंगे, लेकिन उस साल अलाउ कर देंगे जब आप पे कर दोगे। तो मान लीजिए आपने इस फाइनेंशियल ईयर में किसी से सर्विस ली या गुड्स ली, लेकिन आपने उसको पेमेंट बाद में जाके किया, 90 दिन बाद, 120 दिन बाद, आधे साल बाद, 6 महीने बाद आपने पेमेंट किया, तो आपके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला है, क्योंकि सेम फाइनेंशियल ईयर में डिसअलाउ होगा और सेम फाइनेंशियल ईयर में ही वो अलाउ भी हो जाएगा, क्योंकि आपने पेमेंट कर दिया है। लेकिन हां, यहां एक दिक्कत आपको आएगी, और वो दिक्कत है इंटरेस्ट की। इनकम टैक्स में एक सेक्शन है इंटरेस्ट का, जो ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी पर्सन को एमएसएमई में जो रजिस्टर्ड है, अगर उसको वो पेमेंट टाइम से नहीं देता है, तो उस डिले पेमेंट पर उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और ये जो इंटरेस्ट आप दोगे ना, वो इंटरेस्ट इनकम टैक्स में अलाउ नहीं होता है। तो यहां आपको दिक्कत आएगी। तो अगर आपने मान लीजिए किसी व्यक्ति के 10 लाख रुपए देर से दिए, 15 दिन 45 दिन के बाद दिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंटरेस्ट दोगे? यस। ये जो इंटरेस्ट आप दोगे वो इनकम टैक्स में आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, तो यहां आपको दिक्कत आएगी। रेस्ट ऑल इज एब्सोल्युटली फाइन। आई होप आपको ये सेक्शन क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग, जो मैंने आपसे इनिशियल वीडियो में बात करी थी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन दबाने में कोई शर्म मत करिएगा, सब्सक्राइब करते जाइएगा। भाइयों और बहनों, सब्सक्राइब करोगे, आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे मोटिवेशन जरूर मिलेगा इसी तरह के अपडेटेड, नॉलेजेबल एंड लेटेस्ट वीडियोस आप लोगों के लिए बनाने का और लाने का। आज के वीडियो में इतना ही रखता हूं दोस्तों, आपसे फिर मिलता हूं एक नए वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।